नमस्कार, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एफएम का अपना जो यूनिट है उसको स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है पहले, फिर उसके बाद में हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, उन लोगों को बता दूँ कि हम लोगों ने अपना जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसका पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, उसका यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जो उसको स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ जो है हेल्प मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो कोर्स है हमारा जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, उसको सबसे पहले आपको उसकी वीडियो मिले। ठीक है, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया हुआ था। इसमें 2 तरीके के अप्रोच थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको पढ़ा कि ट्रेडिशनल में क्या होता था, सिर्फ जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के बारे में बात किया जाता था। यहाँ पे जो जो फोकस होता था वो सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के बारे में फोकस किया जाता था। जो और उसके बाद में हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच में बात किया कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था, तो वहाँ पे बात किया जाता था, ये रहा हमारा मॉडर्न अप्रोच। इसमें क्या था कि पैसा कहाँ से आ रहा है वो तो ठीक है भाई साहब कि आ गया, लेकिन उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सके, उस पर भी जो है फोकस किया जाता था। और उसके बाद में जब पैसा आ गया उसको कितना जो है रिटेन करना है और कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर भी फोकस किया जाता था। ऑब्जेक्टिव क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये तो पता है। 3 तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको जो है अच्छे तरीके से आने चाहिए। पहला क्या था, हमारे पास फाइनेंसिंग था। पहला क्या था हमारे पास, फाइनेंसिंग डिसीजन था। दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट और फिर डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग में क्या होता था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के बारे में बात किया जाता था कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो पैसा एक बार आ गया तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा उस पर फोकस करना। फिर उसके बाद में जो इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना जो है अपने पास कंपनी को रखना है। अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो क्या होगा कि अपने पास जो ग्रोथ करने के लिए उस कंपनी का अपने पास पैसे नहीं बचेंगे। और अगर जो है ज़्यादा रिटेन करके रख लेगी तो क्या होगा कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये तो सबको पता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें कि हम लोगों ने पहले तरीके की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, उसको हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होती है कि जो डिफरेंट सोर्सेज से कोई भी कंपनी कैपिटल को इशू करती है, उसके बदले में जो उसको पे करती है, उसके बदले में जो उसकी कॉस्ट होती है, जो पे करना पड़ता है कंपनी को, वो उसकी कॉस्ट होती है, उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि ये जो हमारा एक्सेल लिमिटेड था, उस पर हम लोगों ने उसने जो है शेयर इशू किया था या डिबेंचर इशू किया था और उसको मिस्टर एक्स ने जो है परचेज़ कर लिया था। तो अगर मिस्टर एक्स जो है 10,000 रुपये का जो है इनका शेयर था, इसको परचेज़ किए हुए हैं और 10,000 रुपये इनको अगर दिए हुए हैं एक्स लिमिटेड को, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक्सपेक्टेशन हुई कि उस 10,000 रुपये के बदले में इनको कुछ समय बाद कुछ जो है इनके एक्स लिमिटेड से भी मिलेगा। ठीक है, वो तो जो एक्स लिमिटेड पे करेंगे वो उसकी कॉस्ट होगी एक्स लिमिटेड की। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आगे हम लोगों ने अब 3-4 तरीके की हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ पढ़ी थी। पहले तो ये टाइप ऑफ कॉस्ट होती है, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोजिट, ये सब तो हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। ठीक है, अब वहां पे अगर हम लोग इन लोगों को पढ़ लिया था, इसको ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस चीज को एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब मेन जो कॉस्ट थी हमारी वो थी जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेथ था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी कंपनी है उसने जो है डिबेंचर इशू किया हुआ है, ठीक है, या डेब्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया हुआ है, उसके बदले में कुछ समय बाद वो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस डेब्ट पे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। पहला जो हमारे पास जो मेथड था, 2 मेथड थे, हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। पहला जो मेथड था हमारे पास वो था इररिडीमेबल, ठीक है, और दूसरा क्या था, रिडीमेबल। ठीक है, इररिडीमेबल में जो फॉर्मूला होता है कि I1 - T प्लस में RV माइनस में नेट प्रोसीड अपॉन में N क्या होता है हमारा जो है नंबर ऑफ ईयर्स होता है, और यहाँ पे फिर RV प्लस में NP अपॉन में 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता था, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इस पे जो है हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाया हुआ था। और रिडेम्बल वाला जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, I1 - T
ठीक है, अपॉन में एनपी, ठीक है, नेट प्रोसीड। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं। पहला क्या, फिर उसके बाद में क्या था, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डेब्ट था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, और उस प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद में उस प्रेफरेंस शेयर के बदले में कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। और वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगी कंपनी, वो उसके लिए उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसका सेम तरीके के इसमें भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, प्लस में आरवी माइनस में नेट प्रोसीड अपॉन में क्या होगा, एन होगा, ठीक है। आरवी माइनस में नेट प्रोसीड अपॉन में ये प्लस होगा, फिर अपॉन में 2 होगा, ठीक है। अब इसके स्थान पे हम लोग जो है 1 माइनस टी वाला फार्मूला लगाते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, सबसे सिंपल तरीका है, इसको बहुत ईजी है, इसको आप एक बार फार्मूला याद कर लीजिए तो फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन के जो है आप लोग प्रैक्टिकल लगा लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट में आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेम तरीके का होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा और इस फार्मूले को पुट कर देंगे। ये हमारा था, क्या था, ये रिडीमेबल वाला है, ठीक है। ये रिडीमेबल में क्या होगा, पीडी अपॉन में एनपी, ठीक है, IRREDMBL, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ये इसको नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी जो है पूछ लेता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है कि पहली बात तो अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड होता है वो सबसे लास्ट में मिलता है, ठीक है। सबसे लास्ट में किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर भी इसके बदले में भी, मतलब इसके बावजूद भी, ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको 3 तरीके के इसमें जो है कॉस्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं 3 तरीके, इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। 3 तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। अब देखिए 3 तरीके के जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 3 तरीके के मेथड हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला मेथड क्या है, डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मेथड में जो फार्मूला है उसका फार्मूला होता है डीपीएस अपॉन में एमपी इंटू 100, और डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, इसको याद किए रहिएगा। अब बात अगर हम करते हैं इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, पहली बात तो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी है कि यहाँ पे ग्रोथ के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। जबकि हो सकता है कि 1 साल में, अब ये कोई जरूरी है नहीं कि कोई कंपनी है कि 1 साल में जितनी डिविडेंड दे रही है वो उतना वो कांस्टेंट रेट में देती ही रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसमें क्या कर सकती है, डिविडेंड में वो जो है बढ़ा सकती है डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बात कोई की नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है अर्निंग यील्ड मेथड। अब अर्निंग यील्ड मेथड में क्या है कि मान के चलो कोई कंपनी है, ठीक है, उसने शेयर इशू किया है 10,000, 20,000, 50,000 के, ठीक है। अब कोई बंदा है उसमें से 2,000 का जो है शेयर ले लिया, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं अर्निंग यील्ड, मतलब पर्टिकुलर एक जो व्यक्ति है उसके बदले में उसको कितना पे किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग पर शेयर इंटू 100 अपॉन में मार्केट प्राइस। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अगर मार्केट प्राइस के बारे में बात की जा रही है कि अगर चलो ठीक है शेयर जो है बहुत दिन से चला आ रहा है, इशू हुआ है पहले ही, तो वहाँ पे जो है मार्केट प्राइस होगा कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। लेकिन अगर पहली बार में जो है शेयर इशू की जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रोसीड, ये याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट प्रोसीड होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल अर्निंग आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बात ये भी की जा रही है कि जो पूरी अर्निंग होगी वो तो डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं है, कुछ जो है रिटेन के रूप में जो है रख भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला थोड़ा फिट नहीं बैठता है, ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। फिर क्या है, अर्निंग कैन नॉट एज्यूम कांस्टेंट। जैसी सी बात है कि एक हर साल जो है कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, अर्निंग तो ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मार्केट प्राइस भी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये तो इसकी लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कृपया आप इसको जो है कंसीडर करिए, इग्नोर नहीं करना है इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है KE DPS अपॉन में मार्केट प्राइस इंटू 100 अपॉन में ग्रोथ रेट। यहाँ पे ग्रोथ रेट के बारे में जो है कंसीडर किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें अगर कुछ है तो यही है,
ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है रखा हुआ है, इसको पढ़ना है इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के बारे में अगर देखते हैं तो मार्केट प्राइस के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है 120 और D0 जो पहले साल का जो डिविडेंड है वो 9 रुपए का है, ठीक है। और ग्रोथ रेट दिया हुआ है, हर साल जो है 8% का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो जो पहले साल का जो उसके बाद में जो डिविडेंड होगा पहले साल के बाद में, तो वहाँ पे 8% और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 का 9 रुपीज़ का अगर 8% देखते हैं तो 9.72 होगा, ठीक है। यही इसको जो है इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है, इसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो 9.27 हो गया, अपॉन में 120 जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, अपॉन में ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा फिर 8 और प्लस 8 इज इक्वल टू 16%, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप जो है इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 क्वेश्चन और होंगे, हम लोग जो है अभी सॉल्व कर लेंगे बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट मेथड जो बचता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे मान के चलो कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसने जो है प्रॉफिट कमाया, ठीक है, इसने जो है प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 10,000 रुपये का, ठीक है, इसने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये जो है क्या करेगी, यहाँ पे ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, और या फिर अपने पास में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, या फिर रिटेन कर लेगी, ठीक है। अब अगर मान के चलो एक सिनेरियो बनाते हैं कि इसको जो है इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर थे, ठीक है, अब ये शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, जो पैसा आएगा इनके पास इसको कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है ये शेयर होल्डर्स जो है इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट से जाहिर सी बात है ये शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ अर्न करेंगे, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन ये हो गया कि अगर मान के चलो इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इस कंपनी ने, उसने क्या किया कि इसको रिटेन करके रख लिया अपने पास, ठीक है। और जो अपने पास उसने रखा 10,000 रुपया, ठीक है, उससे उसने जो है 500 रुपया जो है कमाया, ठीक। और जो ये 10,000 रुपया शेयर होल्डर्स को दे दिया और उसके बाद में उसने जो है इन्वेस्ट किया 10,000 के, ठीक है। इसके बदले में जो इनको मिला, ठीक है, इनको मिला, ये मिला 800 रुपया, ठीक है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस होगा ये 300 रुपये का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है, ये 300 रुपया ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मे बी डिफाइंड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाय विथहेल्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स। या तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने पास रख ले या फिर जो है शेयर होल्डर्स को दे दे। अब क्या करेगी, अगर शेयर होल्डर्स को देती है तो हो सकता है कि शेयर होल्डर्स उस पर ज्यादा पैसा कमा ले, या कंपनी अपने पास जो रखेगी उसके बदले में कहीं ना कहीं उसको जो है इतना पैसा कमाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जो है कम उससे अर्न कर पाए, और जो शेयर होल्डर्स अगर शेयर होल्डर्स को देती तो शेयर होल्डर्स क्या करते, उसको मार्केट में लगाते, और मार्केट में लगाते तो वहां से उसको हो सकता है कि ज्यादा अर्निंग हो जाए। तो इनके जो डिफरेंस होगा, ये इसकी जो डिफरेंस होगा वो उसको क्या बोलेंगे, उसकी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कृपया आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है रिटेन अर्निंग में कि जाहिर सी बात है कंपनी के पास दो तरीके के सिचुएशंस होंगे। एक सिचुएशन होगा कि वो या तो पूरा जो है क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स के बाद अगर पैसा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो पैसे को यूज करेंगे, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बदले में वो कहीं ना कहीं से वो उससे जो है उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हो गया कि अगर वही कंपनी अगर वो पैसा अपने पास रख लेती है तो उस अपने पास अगर रखी है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ वो पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी, ठीक है। तो कंपनी ने कमाया 500 रुपया, ठीक है, और उससे अगर वो शेयर होल्डर्स को दे देती तो शेयर होल्डर्स उससे 800 रुपया कमा लेते। तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंस में ये इसका जो है कॉस्ट ही हुआ ना, ये 300 रुपया इसकी कॉस्ट होगी। तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला सिचुएशन नहीं है। तो हम लोगों ने अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो 4 मेथड था, पहला हमारे पास था कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दूसरा हमारे पास था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, इसमें से कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया हमारा। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर
कि अगर हम बात करते हैं, इसको देखो इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर के हम बारे में बात करते हैं। जो कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कैपिटल, जैसे मान के चलो कि शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, ठीक है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। तो ये मिक्स, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स ऑफ फर्म्स कैपिटलाइजेशन। जो फर्म की जो कैपिटलाइजेशन है उसके उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो मिक्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। मान के चलो शेयर, डिवेंचर और जो है प्रेफरेंस शेयर, ये ढेर सारे जो है रिटेन अर्निंग फॉर मीटिंग टू टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बात करते हैं, इट एक्सप्लेन हाउ मच वी शुड रेज फ्रॉम ईच सोर्सेज। ये क्या बताता है कि हमको कितना किस सोर्स से कैपिटल को रेज करना है, कितना हमको डेप्ट से रेज करना है, कितना हमको शेयर से रेज करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एज द मिक्स ऑफ सोर्सेज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा कि भाई साहब ऐसा है कि ना ज्यादा डेप्ट से इशू करेंगे और ना ज्यादा शेयर से इशू करेंगे, इक्विटी शेयर से इशू करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बराबर में बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब इसके अब बात किया जाता है फीचर्स ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो ऑप्टिमल एक अच्छा बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका जो कुछ जो है फीचर्स हो, पहला क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रिजिड हो जाए, फिर सिर्फ हम सिर्फ और जो है शेयर से ही इशू कर रहे हैं या डिबेंचर से ही इशू कर रहे हैं, ठीक है, डेब्ट कैपिटल ही इशू कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, अवॉइड फाइनेंशियल बिजनेस, अवॉइड बिजनेस रिस्क को अवॉइड करना है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है लोन लेके बैठे हैं या डिबेंचर से ही इशू किए जा रहे हैं और उसमें क्या होगा, फिर बाद में उसको आपको वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा जितना हम जो है इंटरेस्ट पे करेंगे उससे क्या होगा कि हमारा जो डेप्ट होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। बात करते हैं तीसरा, पॉसिबल यूज ऑफ लिवरेज। लिवरेज का भी थोड़ा बहुत यूज है। अब लिवरेज का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जिस पे हो, ठीक है। मतलब कि जैसे डिबेंचर के बारे में बात की जा रही है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल से ही इशू कर रहे हैं, क्योंकि अगर डेप्ट का यूज नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। कैपेसिटी ऑफ फर्म्स, अब कैपेसिटी क्या है आपके फर्म की, हो सकता है कि आपके फर्म की कैपेसिटी 10,000 की है, आपने इशू कर दिया इतना, ठीक है। तो वहाँ पे झेलने की आपको जो है क्षमता अपना पता करना पड़ेगा कि भाई हमको डेप्ट हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, पता चले कि जो है ले लिया जाता उधारी, फिर पता चले भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर का जो थोड़ा बहुत जो है सिनारियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अपने को पढ़ना क्या है, थ्योरीज पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की कितनी थ्योरीज होती हैं, ठीक है। 4 तरीके की थ्योरीज होती हैं। एक है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच, दूसरा हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद में मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच है, और फिर उसके बाद में क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो 4 तरीके के अप्रोच अपने को पढ़ना है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से थ्योरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली थ्योरी की, ठीक है। पहली थ्योरी की अगर हम बात करें, ठीक है, पहली थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच की अगर हम बात कर देते हैं तो इसको दिया था किसने, डेविड डूरान ने, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अंडर दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेज और कैपिटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द डेप्ट प्रोपोर्शन इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बात क्या है इसमें कि जो कैपिटल को बढ़ाने या घटाने से वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या असर पड़ेगा, यही अपने को पढ़ना है कि जो डेप्ट है हमारा उसको बढ़ाने या घटाने से हमारे जो वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसमें एजम्पशंस के बारे में बात कर लें तो देयर आर नो टैक्सेस, टैक्स नहीं है। यूज ऑफ डेप्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यूज ऑफ डेप्ट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इसका जो है क्या है, ये इसका एजम्पशंस हैं कि जो डेप्ट को यूज करने से जो रिस्क का जो परसेप्शन है इन्वेस्टर्स का वो चेंज नहीं होगा। चाहे जितना आप डेप्ट लेते रहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो परसेप्शन है वो डेप्ट को लेने से वो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 3 तरीके के यहाँ पे जो है एजम्पशंस के बारे में बात की जा रही है। पहला टैक्स नहीं है, दूसरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, लेस है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यूज ऑफ डेप्ट डज नॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। 3 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अब अल्टीमेट जो इसमें कहा क्या गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा यह गया है कि भाई ऐसा है ना कि डेप्ट का जो पोर्शन है, डेप्ट का पोर्शन बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो
कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। और जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होगी, इसके वजह से जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होगी, वैल्यू ऑफ फर्म होगी वो हमारी क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। तीन चीज यहाँ पे बोला गया है, इसी तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि जो डेप्ट है वो बढ़ेगा, डेप्ट का पोर्शन जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो घटती रहेगी, और जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये कांस्टेंट होगी कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये यहाँ पे एक डायग्राम बना ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और ये हमारा जो है क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, KD है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, इसी और जो KE होता है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो तीन चीज़ यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। सबसे सरल जो अप्रोच है वो है नेट इनकम अप्रोच। किसने दिया था, डेविड डुरान ने, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास नेट, ये देखिए, अच्छा ये तो इसी का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, देख लीजिए। ये हमारा जो है जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है घट रही है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीन एजम्पशंस होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, और KW क्या होता है वो हमारा घटता रहता है, और KD क्या होता है ये भी ऐसे बढ़ता रहता है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, इस तरीके की। तो ये डायग्राम है इसका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है। अब दूसरा जो हमारा अप्रोच है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच गिवन बाय डेविड डुरान। अच्छा बात ये करें कि जैसे देखो भाई साहब, ऐसा है कि डेविड डुरान ने पहली बात तो कहा कि ऐसा है, नेट इनकम अप्रोच बता दिया, फिर ठीक है, फिर कुछ दिन उन्होंने जो है सोचा बेचारा कि भाई ऐसा है कि ये कुछ बात हमने जो बोला वो सही लग नहीं रही है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, एक बात और बोल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बात और बोल दिया, अब इसमें जो है थोड़ा उन्होंने जो है चेंज कर दिया अपनी बात को, ठीक है, बस वही है। तो ये क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या है, अंडर दिस अप्रोच चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म and overall cost of capital remain constant irrespective of the method of financing. There is no relation between capital structure and KO and V. वैल्यू ऑफ कैपिटल KO इज कांस्टेंट। अब बात इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ऐसा है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर की बढ़ाओ और जो है डेप्ट में घटाओ, ठीक है, उससे जो वैल्यू ऑफ फर्म है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस चीज को इन्होंने प्रूव करने के लिए एक चीज बताया, क्या बताया कि देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई साहब, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और इनकी कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है पे उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए जैसे हम समझते हैं कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्ट लेना शुरू कर देगी तो उसके जो शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, शेयर होल्डर होंगे, वो क्या करेंगे, कहेंगे भाई साहब ऐसा है ना कि ये कंपनी जो है वो डूबने के कगार पे लगी हुई है, ये तो भैया जो है लोन लेती लेती जो है चली जा रही है। अगर लोन ले रही है तो उसमें क्या होगा, फिर शेयर होल्डर्स जो कहेंगे कि यार रिस्क का जो परसेप्शन है, जो रिस्क का जो पोर्शन है वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से एक काम करो भैया, डिविडेंड का जो हमारा जो डिविडेंड है उसको भी बढ़ाओ, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ने लगेगी। तो उससे क्या होगा, जितना हमारा जो डेप्ट है वो बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ फर्म या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, सबसे सरल है ये, दोनों बहुत सरल है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया कुछ चीज़ तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, पहले क्या था पहले क्या था नेट इनकम अप्रोच, दूसरा क्या है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। दोनों को किसने दिया, डेविड डुरांट साहब ने। पहली बात इन्होंने बोली, फिर उनको लगा कि भाई साहब ऐसा ना एक बात और बोलना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बात भी बोल दी, ठीक है, दोनों हो गया।
आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। अब भाई साहब एक महान आत्मा और आए, उनका क्या नाम था, मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इन्होंने एक बात और बता दी, इन्होंने क्या क्या थोड़ी बात को और घुमा दिया, ठीक है। इन्होंने दो अप्रोचेस दिए। पहला क्या कहा कि भाई साहब ऐसा है कि टैक्स ही नहीं है, एक तो एक इन्होंने बताया कि टैक्स नहीं है, ठीक है। वो सेम किस तरीके का है, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम की तरह है, ठीक है, सेम है। बस इन्होंने एक कंसेप्ट दे दिया इसमें आर्बिट्रेज का, ठीक है, ठीक है, ये दे दिया। दूसरा कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जब जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने दो तरीके के फर्म के बारे में बात की। पहला फर्म है लीबर्ड फर्म, पहला फर्म है ये हमारे पास पहले फर्म है, कहाँ गया, लीबर्ड, ठीक है। दूसरा अनलीबर्ड, ठीक। दो तरीके की बात की, बस वही पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब हम शुरू से हम लोगों ने पढ़ लेते हैं। दो अप्रोच इन्होंने दिया। पहला क्या था, पहला था भैया ऐसा है, एब्सेंस है। दूसरा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, ठीक है। द हाइपोथेसिस वाज मेड अंडर द assumption of no corporate taxes and is referred to as मोदी मिलानी विदाउट टैक्सेस। उन्होंने कहा कि भाई टैक्स नहीं है, तो वो मोदी मिलानी का अप्रोच हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पहले वाले पे, पहला वाला यहाँ पे एक हम पढ़ लेते हैं। पहला अप्रोच इन्होंने क्या कहा कि विदाउट टैक्सेस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि सेम है, ये किस तरीके का, सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह, APPROACH अप्रोच की तरह, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह सेम उसी तरीके से है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, बस इन्होंने एक बात कह दी, इसमें क्या बात कर दी, आर्बिट्रेज के बारे में बात कर दी। अब आर्बिट्रेज के बारे में अपने को पढ़ना है। आर्बिट्रेज में क्या होगा, जैसे कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, ठीक है। उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है, ठीक है। लेकिन करंट में इसकी जो वैल्यू है वो 90 पे है, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू एक्चुअली में होनी चाहिए वो 100 है, लेकिन यहाँ पे इस समय करंट प्राइस जो है वो 90 पे है। तो क्या होगा, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, जो वो खरीद लेगा इसको, ठीक है, जो कम दाम में खरीद लेगा। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये 120 में हो जाएगा, ठीक है। इसका मार्केट जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के 120 हो गया, तो क्या करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा, ठीक है। ये सिंपल यही है, बस कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेच देना। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, कि जब तक हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो 100 पे ना जाए, ठीक है। बस सिंपल सा यही है आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट में, कि जो है कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना, बस, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों। अब दूसरे बारे में बात करते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट इन्होंने दिया, भाई साहब कहाँ गए, दूसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया वो क्या था, विथ टैक्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो तरीके के इन्होंने फर्म के बारे में बात की। यहाँ पे एक फर्म था लीबर्ड और दूसरा इन्होंने क्या बात की, ठीक है, अनलीबर्ड। लीबर्ड फर्म में क्या होगा, यहाँ पे डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों के बारे में बात होती है, दोनों जो है सिक्योरिटी यहाँ पे परचेज की जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इक्विटी की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इन्होंने इस बेसिस पे इन्होंने एक बात कही, इन दोनों को जो है इन्होंने कंपेयर किया। यहाँ पे डेप्ट में जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट रहेगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है, इन्होंने इस कंपेयर करके इन्होंने एक बात बोली, ये पूरा कंपेयर करने के बाद इन्होंने एक बात बोल दिया, ठीक है। वो बात क्या बोला इन्होंने, पहली बात इन्होंने एक बात बोला इन्होंने कि भाई साहब ऐसा है, द वैल्यू ऑफ लीबर्ड फर्म, ठीक है, इज ग्रेटर देन अनलीबर्ड फर्म। क्यों, किस बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे डेप्ट का पोर्शन
है, ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारी जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इन्होंने दो चीज कहा, ठीक है, पहला क्या था, विदाउट टैक्सेस के बारे में बात की, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होता है, नेट ऑपरेटिंग की तरह होता है। उसमें एक कंसेप्ट इन्होंने ऐड कर दिया आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज में क्या होता है कि कम दाम पे खरीदना और ज़्यादा दाम पे बेच देना, और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि जो है एग्जैक्ट प्राइस जो है शेयर का या उसका एकदम सेम ना आ जाए, ठीक है, ये चलता रहेगा। दूसरी इन्होंने बात किया कि टैक्सेस के बारे में बात किया, विद टैक्सेस, तो वहाँ पे इन्होंने क्या बात किया कि लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म के बारे में बात की। लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू अनलीवर्ड फर्म, ठीक है, सिंपल है ये। आई थिंक आप लोगों को मोदी मिलर और गिलानी मिलर का अप्रोच समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्बिट्रेज इज ए टेक्निकल टर्म रिफरिंग टू अ सिचुएशन वेयर टू आइडेंटिकल कमोडिटीज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल कमोडिटीज आर सेलिंग इन द सेम मार्केट फॉर ए डिफरेंट प्राइसेस, देन द मार्केट्स विल रीच इक्विलिब्रियम व्हेन द डीलर्स स्टार्ट बाइंग एट द लोअर प्राइस, लोअर प्राइस में जो है बाई करेंगे, और एंड सेल एट द हायर प्राइस, देयर बाय मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए ये क्या करेंगे, तो वो उस पे ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने समझा है। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, लास्ट में ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ये इसको किसने दिया था, इजरा सोलोमन ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में, ठीक है, ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच एज ए कंप्रोमाइज बिटवीन द एनओआई एंड एनआई अप्रोच। ये क्या है, ये मिक्सअप है किसका, एनओआई एंड एनआई अप्रोच का मिक्सअप है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए अपने को जो है एक डायग्राम का मदद लेना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्टिमल जो है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है कि भैया देखो ऐसा है ना, ज़्यादा डेब्ट बढ़ाना है और ना ज़्यादा सिर्फ इक्विटी ही रखना है, एक समय सीमा तक जो है अपने को इक्विटी भी रखना है और अपने को जो है डेब्ट भी रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि एक समय तक तो जो है डेब्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये हम जो डेब्ट बढ़ाएंगे, अगर एक समय तक अगर हम डेब्ट बढ़ाएंगे, एक समय तक अगर हम डेब्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, ये बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो नीचे आएगा, ठीक है, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी धीरे धीरे जो है ऐसे उठना शुरू कर देगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक समय आएगा जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर भी हम बढ़ाते रहेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो धीरे धीरे कांस्टेंट होता रहेगा, ठीक है, ये सिचुएशन आता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। अब फिर भी अगर हम नहीं मान रहे हैं, हम डेब्ट का पोर्शन बढ़ा ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इक्विटी का है ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी। तो क्या होगा, ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेब्ट का पोर्शन है वो आप बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक बढ़ाइए, उसके बाद में अगर आप बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या करेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी ऐसे घटना शुरू होगी, फिर और जो डेब्ट का पोर्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में एक वो होगा, फिर वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, फिर भी हम बढ़ाते रहेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, फिर भी नहीं मानेंगे। फिर क्या होगा, जब फिर भी नहीं मानेंगे तो यहाँ पे एक सिचुएशन होगी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये तो यहाँ पे पहले स्टेज में थोड़ा ये ऐसे रहती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है, और ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बन गया, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है KD है, ये हमारा KW है, ठीक है, ये हमारा KW है, ठीक है, और ये हमारा KE है, ठीक।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये। आइए एक बार देख लेते हैं। कहना ये चाह रहा है ये देखिए, अंडर दिस अप्रोच द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व इज सॉसर और यू शेप्ड का होता है, एंड देयर इज अ पॉइंट एट विच द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। ठीक है, एक समय पे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगी। इट आल्सो रिप्रेजेंट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है सबसे सरल। दिस अप्रोच स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय जुडिशियस मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। कैपिटल कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म्स बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ डेब्ट। भैया एक समय सीमा, एक सर्टेन लेवल ऑफ डेब्ट तक जो है आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपने जो है डेब्ट का पोर्शन जो है बढ़ाना नहीं बंद किया तो क्या होगा फिर भाई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगी और आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो घटने लगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने चारों थ्योरीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। पहला क्या था, एक बार हम लोग जो है रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या था, नेट इनकम अप्रोच। दूसरा हमारे पास क्या था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और तीसरा क्या था, मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच। और चौथा क्या है हमारे पास, ट्रेडिशनल अप्रोच। चारों अप्रोच हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आई थिंक आप लोगों को चारों अप्रोच समझ में आ गए होंगे और ये इग्नोर नहीं करना है, सबसे बढ़िया इससे जो है क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए इसको जो है आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में जो है इसके क्वेश्चंस आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार पूछ सकते हैं कि इन थ्योरीज़ में क्या नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो आज का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, जो पढ़ाई किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम लोग जो है आगे पढ़ते रहेंगे, अपना सारा कोर्स जो है कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ जो है हेल्प हो रहा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसको देख सकें। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे की वीडियोस में आगे की जो है पढ़ाई करेंगे, इसलिए आप लोग इसको जो भी समझ में नहीं आया होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसको कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।